नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र बागड़ी एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज हम जो पढ़ने वाले थे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज के हम 30 क्वेश्चन पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और उसी श्रृंखला में आज हम क्वेश्चन संख्या 1 से हम वापस से स्टार्ट करने चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम को दर्शाता है? टोटगढ़, खो, बिलाली और रोजा बाकर। इनमें से अवरोही क्रम का मतलब हो गया है बड़े से छोटे की ओर जो चोटियां हैं उनका। तो राजस्थान में इन चार चोटियों में सबसे बड़ी आपको छांटना है खो, बिलाली और रोजा बाकर। तो इसमें सबसे ऊंची अगर कोई चोटी है तो वो है खो, जो जयपुर जिले में है 920। टाटगढ़ की बात करें तो यहाँ पे टाटगढ़ सेकंड नंबर पे आती है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 873 किलोमीटर मीटर के आसपास। और रोजा बाकर जो है लगभग 800 780 के आसपास है और बिलाली लगभग 730 के आसपास है। तो इस प्रकार से इसका जो है बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। खो जयपुर में है, टाटगढ़ अजमेर में है, जो आजकल अजमेर ब्यावर में रहेगी। रोजा बाकर सिरोही में रहने वाली है और बिलाली कहाँ पर है, जयपुर में रहने वाली है। ध्यान रखना एक ऐसा ही नाम है बाबाई या बबाई, ये कहाँ पर है, ध्यान रखना बाबाई जो है ये कहाँ पर है, झुंझुनू में है। अगला है क्वेश्चन संख्या 2। राजस्थान के भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? उत्तरी वृहत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर वृहत मैदान, उत्तरी मैदान, उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है वो भारत के कौन से भौतिक स्वरूपों का हिस्सा माना जाता है, हमें ये देखना है। तो भारत का एक तो ये वाला जो दक्षिण वाला एरिया है, एक तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, एक तो ये वाला किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का है। और ये ऊपर वाला जो भाग है ये उत्तर के विशाल मैदान का भाग है, ये उत्तरी जो मैदान है इसका हिस्सा है। तो इसमें उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार यानी बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। हिमालय पर्वतमाला यहाँ है तो भारत राजस्थान में इसका कोई अवशेष है नहीं। तटीय मैदान राजस्थान में है नहीं क्योंकि भारत में यहाँ पर तटीय मैदान है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 3 है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? AW दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क मरुस्थल में, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल में। इनमें से कोपेन ने जो राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेश में बांटा है उसमें AW दक्षिण राजस्थान है जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि आते हैं। CWG में उत्तरी राजस्थान नहीं आता है, इसमें पूर्वी राजस्थान आता है, जो गंगा के मैदान यानी कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है वो गंगा के मैदान या उत्तर के विशाल मैदान से जुड़ा हुआ है। मरुस्थल में 2 भाग बनाए जाते हैं क्योंकि आपने जैसा कि मैप में हम देखें इसको, ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा BWHW, ये हो जाएगा BSHW और ये वाला जो है इधर वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं यहाँ तक लगभग ये आता है CWG में आता है। और ये दक्षिण वाला जो है वो किस में आता है, AW में आता है, किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो CWG इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 4 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। एरिडोसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स और अल्फीसोल्स, इनमें से जो मृदाएं हैं वो कौन से भाग में ये मृदाएं मूल रूप से पाई जाती हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एरिडोसोल्स जो है ये पश्चिमी राजस्थान की मृदा है। तो पश्चिमी राजस्थान के जिले ढूंढो यहाँ पर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर, बिल्कुल सही है, 3 यहाँ पे हो जाएगा। इंसेप्टिसोल दक्षिण से लेकर के यूं अपन राजस्थान में देखें तो ये जो इंसेप्टिसोल है ये क्या होता है, ये मृदा जो है दक्षिण से कुछ इस प्रकार है, यहाँ तक ये मृदा चलती है। ठीक है, तो इंसेप्टिसोल हो जाएगी पाली, सिरोही, राजसमंद और भीलवाड़ा तक चलती है ये।
वर्टिसोल दक्षिण राजस्थान में चलती है, तो दक्षिण राजस्थान में यहाँ पर झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी वाला जो एरिया है यहाँ पे ये हो जाएगी, वर्टिसोल हो जाएगी। और अरफीसोल जो है ये जयपुर यानी कि पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। जयपुर, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर में ये मूल रूप से पाई जाती है। तो ये आधुनिक अमेरिकन वर्गीकरण है मृदा का। एरिडोसोल चूरू, सीकर, झुंझुनू और नागौर में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल आपके पाली, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा में पाई जाती है। वर्टिसोल आपके झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी में पाई जाती है। अल्पीसोल जो होती है ये जयपुर, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। क्वेश्चन संख्या 5 है, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर का हिस्सा है, ये भारत का जो हम गलियारा पढ़ते हैं इसमें से कौन सा जो है, तो यहाँ पे देखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा कौन सा है। तो यहाँ पर NH-76 जो है ये स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है, जिसमें मूल रूप से अगर यहाँ पे बात करें तो ये राजस्थान से भी जाता है, पिंडवाड़ा होता हुआ राजस्थान में प्रवेश करता है। गुजरात से पोरबंदर के बीच में जो एरिया वाला एरिया है ये वाला, पोरबंदर से लेकर के असम के सिलचर तक ये जाता है। तो ये वाला जो है NH-76 जो है इसका स्वर्णिम चतुर्भुज या पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर का क्या है, हिस्सा है NH-76। क्वेश्चन संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ सिंचाई परियोजनाएं दी हुई हैं, दूसरी तरफ आपके जिला दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। लहासी 12 में है, 12 जिले में है, सही है। तकली कोटा में है, ये भी सही है। चाकन सवाई माधोपुर में नहीं होगी, चाकन कहाँ पर होगी, बूंदी में होगी, तो इसका मतलब एक तो ये गलत हो गया है। इंदिरा लिफ्ट बूंदी में न होकर के कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है, तो ये दो तो क्या हो गए, गलत हो गए। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है, तो 1 और 2, 1 और 2 का मतलब क्या हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लहासी मध्यम परियोजना है जो 12 जिले में है, तकली कोटा में है, चाकन बूंदी में है और इंदिरा कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण द्वारा प्राप्त प्रदत्तों की व्याख्या सर्वाधिक कठिन होती है। प्रश्नावली, निर्धारण मापनी, समाज मिति और साक्षात्कार। कौन सा उपकरण है जिसमें प्राप्त प्रदत्तों का जो मापन है वो कठिन स्तर का होता है। तो साक्षात्कार जो होता है, इंटरव्यू, ये सबसे कठिन स्तर का होता है, क्योंकि इसमें दो व्यक्ति आमने सामने बैठ कर के संवाद करते हैं, तो ये एक अपने आप में एक कठिन स्तर होता है। तो बाकी प्रश्नावली, निर्धारण मापनी, समाज मिति ये तो अपना आकलन कर सकते हैं, परंतु ये व्यक्ति का उपस्थित होना अति आवश्यक है। तो इन सभी में ये वाला क्या माना जाएगा, कठिन माना जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शोध से तात्पर्य कुछ नया खोजने से है। सामाजिक समस्याओं के अंतिम समाधान का संकल्पना कठिन है। शोध का लक्ष्य समस्या का स्थायी समाधान खोजना है। शोध का लक्ष्य समस्या का तात्कालिक समाधान खोजना है। तो इसमें ये पूछा था कि इसका सही अर्थ क्या है, तो इस प्रश्न को RPSC ने डिलीट किया था, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2014-16 का जो पेपर था उसमें था, जिसने RPSC ने इसको डिलीट किया था। वैसे इसका राइट आंसर होना चाहिए था, सामाजिक समस्याओं के अंतिम समाधान का संकल्पना कठिन होता है, तो इसका बी क्या होता है, राइट आंसर होता है। लेकिन RPSC ने इसको क्या किया था, डिलीट किया था। क्वेश्चन संख्या 9 है, संबंधित साहित्य की समीक्षा शोध समस्या के चयन में सहायक होती है, क्योंकि यह विभिन्न शोध कार्यों में विसंगतियों के पहचानने में सहायता होती है। यह विभिन्न शोध कार्यों में विसंगतियों के पहचानने में, सेम लाइन आ गई है, तो ये शोध के अनुसार अनछुए क्षेत्रों में पहचान में सहायक होती है। ये पुनरावृत्ति से बचने में क्या होती है, सहायक होती है। अच्छा, सेम लाइन नहीं है, ये विसंगति है और ये क्या है, संगति है, ठीक है। इसमें से अपने को क्या करना है, छांटना है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, यह विभिन्न शोध कार्यों में संगतियों को पहचानने में क्या करती है, सहायता करती है, या विसंगतियों को छांटने में क्या करती है, सहायता करती है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी
संगतियों को पहचानती है, विसंगतियों को पहचानती है, अंशुओं को पहचानने में सहायक होती है और पुनरावृत्ति से क्या करती है, बचती है। तो 1 2 3 यानी चारों के चारों इसके क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन संख्या 10 है, निम्नलिखित में से शोध के चरणों का सही क्रम कौन सा है। समस्या, चयन, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना, निष्कर्ष। परिकल्पना, प्रदत्त संकलन, प्रतिदर्श, निष्कर्ष और प्रदत्त विश्लेषण। समाधान, विषयक चिंतन, उपकरण चयन, परिकल्पना, प्रदत्त संकलन और प्रदत्त विश्लेषण। समस्या चयन, परिकल्पना, प्रदत्त संकलन और प्रदत्त विश्लेषण या निष्कर्ष। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले हमें समस्या का चयन करना है, पहली बात, फिर हमें परिकल्पना करनी है, फिर प्रदत्त संकलन करना है, फिर प्रदत्त विश्लेषण करना है और लास्ट में क्या निकालना है, निष्कर्ष निकालना है। तो इसका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 11, देखिएगा। समस्या चयन में शोधकर्ता को निर्णित करना होता है शीर्षक और चर पर, उद्देश्य पर, चर, शीर्षक तथा उद्देश्य पर और शीर्षक पर। समस्या चयन में शोधकर्ता को निर्णित करना चाहिए किसके लिए, चर और शीर्षक उद्देश्यों के लिए क्या करना चाहिए, इसको निर्णित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन संख्या 12, संभाव्यता का दूसरा नाम क्या है। विमृष्ट प्रतिचयन, स्तृतकृत चयन, व्यवस्थित प्रतिचयन, सहज यादृच्छिक चयन। संभाव्यता का दूसरा नाम है सहज यादृच्छिक प्रतिचयन। संभाव्यता का दूसरा नाम क्या है, सहज यादृच्छिक चयन। ठीक है। क्वेश्चन संख्या अगला होगा 13, अंतर्वेशन विधि का उपयोग किया जाता है वर्णमात्री मानचित्र में, बिंदु मानचित्र में, समान रेखा मानचित्र में और वर्ण प्रतीकी मानचित्र में। तो अंतर्वेशन जो विधि है उसका किया जाता है समान रेखा मानचित्र में, यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 14, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीआईएस को कितने भागों में बांटा गया है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को 1 2 3 या 4, तो इसको 3 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से है, तो हम यहाँ पर इसका जिक्र करेंगे। स्पेस सेगमेंट होता है एक तो स्पेस सेगमेंट होता है, दूसरा होता है कंट्रोल सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट होता है और तीसरा होता है आपके यूजर सेगमेंट। ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, 3 सेगमेंट होते हैं जो किस में होते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में होते हैं, जिसका पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीआईएस, और ये क्या होता है, जीपीएस। अगला है क्वेश्चन संख्या 15, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करेंगे। ये आपके कार्टोग्राफी में ये प्रश्न आपकी 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है वहाँ पर ये सब बातों को बहुत आसानी से दिया हुआ है। 11वीं और 12वीं किताबें आपको जरूर पढ़नी चाहिए। यहाँ पर बिंदु मानचित्र, चक्रारेख मानचित्र, वर्णमात्री मानचित्र और समदाप रेखाएं। यहाँ पर जो बिंदु मानचित्र होता है इसका उपयोग किया जाता है डॉट मेथड के लिए। जनसंख्या एक घनत्व है और एक जनसंख्या विन्यास है, ये आपको देखना है। तो डॉट के लिए एक बार वापस में इसको हाँ भाई, तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे सबसे पहले बिंदु मानचित्र जो होता है ये जनसंख्या विन्यास के लिए होता है। चक्रारेख जो होता है ये भूमि उपयोग आंकड़ों के लिए होता है। वर्णमात्री जो होता है ये किसके लिए होता है, जनसंख्या घनत्व के लिए होता है। और समताप रेखाएं किसके लिए होती हैं, तापमान के लिए होती है। तो इसमें आपको 2-3 ऐसे फैक्ट भी दिख रहे थे जो आराम, जैसे समताप रेखाएं तापमान के लिए होती हैं। डॉट का तो ध्यान रखना, जनसंख्या यहाँ पे विन्यास भी है और जनसंख्या घनत्व भी है। तो इसमें से अपन सबसे पहले 3 ढूंढेंगे, ये 3 मिल गया, फिर 2 और फिर 4 और फिर लास्ट में आपके 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। ठीक है। अगला है क्वेश्चन संख्या 16, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिएगा। प्रदर्शन विधि और उपयोग, सम्मान रेखा, बिंदु, विकर्ण आरेख और तारक आरेख। ठीक है। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ में क्या करना है, मिलाना है। सम्मान रेखा जैसे भी हमने जस्ट जिक्र किया है,
संक्रमी प्रकृति का विन्यास होगा। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ए का 4 यहाँ पर हो गया है। बिंदु की अगर यहाँ पे बात करेंगे, डॉट मेथड की यहाँ पे बात करेंगे, बिंदु की बात करेंगे, तो बिंदु के लिए भी हमने बताया था, जनसंख्या विन्यास की हमने यहाँ पे बात की थी। विकिरण आरेख की हम यहाँ बात करेंगे, तो विकिरण आरेख किसके लिए होता है, तो विकिरण आरेख होता है सहसंबंध की प्रकृति के लिए। ये हो गया सहसंबंध की प्रकृति के लिए। बच गया तारक आरेख, तो ये किसके लिए होता है, पवन की दिशा के लिए होता है। तो इसमें अपन ढूंढेंगे 1 और फिर 3, तो इसका मतलब सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 17 है, मानचित्र प्रक्षेपों को निम्न में से कौन से लक्षण सही हैं या नीचे दिए गए कोट का उत्तर का सही चयन कीजिएगा। बॉन तथा बहुसंख्यक प्रक्षेप के संशोधित रूप हैं। बॉन तथा बहुसंख्यक प्रक्षेप के क्या है, संशोधित रूप हैं। क्या ये लाइन सही है, बिल्कुल ये वाली लाइन क्या है, सही है। साधारण बेलनाकार न तो समक्षेत्र प्रक्षेप है, ना ही शुद्ध आकृतिक प्रक्षेप है, ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। केंद्रीय देशांतर से दूर जाने पर देशांतरी मापक में वृद्धि होने के कारण बॉन प्रक्षेप एक समक्षेत्रफल प्रक्षेप नहीं है, ये लाइन गलत है। मर्केटर प्रक्षेप में वृहत वृत्त वृक रेखा तथा स्थिर दृक्मान रंब लाइन जो होती है सरल रेखा द्वारा दर्शाए जाते हैं, जबकि नोमोनिक प्रक्षेप में इसे ठीक विपरीत दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 गलत हो गया है, 1 2 और 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 1 2 और 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 18 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कीजिएगा। एक तरफ उपयोग बिंदु है और एक तरफ उपयुक्त मानचित्र प्रक्षेप है। तो यहाँ पे कौन से मानचित्र किस विशेषता के लिए बनाए गए हैं, महासागरीय धाराओं एवं स्थायी पवनों का वितरण, ये मर्केटर के लिए सही है, तो पहला ही सही हो गया। गेहूं एवं चुकंदर का वितरण मॉलविड पर किया जाता है, ये भी ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो होता है 2 मानक अक्षांशीय साधारण शंक्वाकार जो होता है, बिल्कुल ये भी सही है। और सम क्षेत्र जो बेलनाकार प्रक्षेप है, ये प्राकृतिक रबड़ और चावल का क्या है, वितरण मानचित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मूल रूप से कौन कौन से यहाँ पे सत्य हैं और कौन कौन से यहाँ पे असत्य हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 यानी कि ए बी सी डी सभी के सभी क्या होने वाले हैं, राइट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चन संख्या 19, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिएगा। एक तरफ सूची 1 है और एक तरफ सूची 2 है। नव्यकरणीय, अनव्यकरणीय, पुनः चक्रीय और एकल। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ में हमें मिलाना है। इनमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो नव्यकरणीय है, तो मिट्टी क्या होता है, नव्यकरणीय। ऑप्शन संख्या 2 क्या हो जाएगा, पहले का राइट हो जाएगा। अनव्यकरणीय जो है कौन सा ऐसा है जिसको नव्यकरण नहीं किया जा सकता है, थोरियम नहीं बनाया जा सकता है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पुनः चक्रीय, लोहे को हम पुनः चक्र में ला सकते हैं। एकल मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्रायोलाइट में, क्रायोलाइट जो है वो एकल प्रकार का क्या है, खनिज संसाधन है, तो इसका एक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वापस देखते हैं, नव्यकरण में क्या आएगा, मिट्टी। अनव्यकरण में क्या आएगा, थोरियम। पुनः चक्रीय में आएगा लोहा और एकल में क्या आएगा, आपके क्रायोलाइट। क्वेश्चन संख्या 20 है, व्यवसायों के आधार पर अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 1, ऑप्शन संख्या 1 है, वाणिज्यिक मत्स्य ग्रहण प्राथमिक व्यवसाय है जबकि निर्वाहन मत्स्य ग्रहण द्वितीयक है। तो वाणिज्यिक मत्स्य जो आएगा वो किस में आएगा, प्राथमिक में। वाणिज्यिक की बात करें तो तृतीयक में आए, तो गलत हो जाएगा। लकड़ी काटना और फर्नीचर बनाना दोनों द्वितीयक व्यवसाय हैं, लकड़ी काटना तो प्राथमिक में आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। परिवहन और प्रतिरक्षा दोनों द्वितीयक हैं। परिवहन और संचार व्यवस्था जो है ये तो किस में आता है, ये तो राइट है। बैंकिंग तृतीय व्यवसाय, ये भी सही है, जबकि प्रबंधन चतुर्थक है, ये भी सही है। तो इसके 3 और 4 सही होंगे, तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। परिवहन और प्रतिरक्षा दोनों तृतीयक व्यवसाय हैं। बैंकिंग तृतीय व्यवसाय है, जबकि प्रबंधन क्या है, चतुर्थक व्यवसाय है। 21 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 1 है, विकासशील देशों के निर्यात आयात व्यापार के वार्षिक वृद्धि दर लगभग 1% है, जबकि विकसित देशों में ये 7% से अधिक है, ये तो गलत है।
विश्व के कुल निर्यात व्यापार में विकासशील देशों का योगदान लगभग 32% है, जबकि विकसित देशों का योगदान लगभग कितना है, 64% के आसपास है। ये शायद सही हो सकता है, ये सही है। सिंगापुर मलेशिया कुल निर्यात आयात इनके व्यापार के सकल घरेलू उत्पाद का 100% है, ये भी सही है। अधिकांश विकसित देशों का व्यापार संतुलन इनके अनुकूल है, जबकि विकासशील देशों के क्या है, प्रतिकूल है। इसका मतलब 2, 3, 4 तो क्या है, राइट है, और बाकी सारे क्या होंगे, गलत होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी का मतलब तो इसमें नहीं, डी में तो केवल एक दे रखा, सी होगा। 2, 3 और 4, ठीक है। 2, 3, 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 2। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का प्रयोग करके चयन कीजिएगा। व्यापारिक प्रखंड हैं और एक तरफ सदस्य देश हैं। लाफ्टा, लाफ्टा का मतलब हो गया लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। लैटिन अमेरिकन जो है, लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड, ब्राज़ील और अर्जेंटीना आदि देशों का ये संगठन है, दक्षिण अमेरिका के। नाफ्टा जो हो जाएगा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अरेंजमेंट हो जाएगा, कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका वाला नाफ्टा, मैक्सिको वगैरह आते हैं। साप्टा में आ जाएगा साउथ एशियन फ्री ट्रेड, तो साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में क्या क्या आते हैं, बांग्लादेश, भारत, ये आदि देश इसमें आते हैं। ईएफ्टा इसका मतलब हो जाएगा यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशंस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड एक इसमें आएंगे। तो ब्राज़ील 2 ढूंढना है सबसे पहले, ये 2 मिल गया है, फिर 3, 4 और 1। इसका मतलब देखिए कितना आसान हो जाता है, अगर एक आप पकड़ लेते हो तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से दे पाते हैं। क्वेश्चन संख्या 23 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिएगा और सही उत्तर का प्रयोग करके सही कूट का चयन कीजिएगा। एक तरफ प्रतिपादक हैं और एक तरफ कारखानों के अवस्थितिक सिद्धांत हैं। एलन प्रेड, इजार्ड, फेटर और अल्फ्रेड वेबर। अल्फ्रेड वेबर ने तो न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत दिया ही था। एलन प्रेड जो है व्यवहार परक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। इजार्ड की यहाँ पे बात करेंगे तो स्थानीयकरण त्रिभुज है, और फैक्टर की बात करें तो बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड वेबर न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत है। फेटर की बात करें बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत है। इजार्ड की बात करें स्थानीयकरण त्रिभुज वाला सिद्धांत इन्होंने दिया था। एलन प्रेड ने व्यवहारवादी सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करेंगे, क्वेश्चन संख्या 24। पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। हर्शियन, कैलोडियन, चर्चियन और अल्पायन। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आया था, तो इसमें सबसे पहले आया था चर्चियन, उसके बाद में आया था इसमें कैलोडियन, कैलोडियन के बाद में हर्शियन, और लास्ट में आया था कौन सा, अल्पायन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चर्चियन, कैलोडियन, हर्शियन और अल्पायन। क्वेश्चन संख्या 25 है, गाठी के निम्नलिखित में से किस भाग में नदी के गुम्फित जलमार्ग से होकर प्रभावित होने की संभावना है। तरुणावस्था में तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में, गिरिपाद क्षेत्र में जहां तलछट के विशाल टुकड़ों के निक्षेपित होने की संभावना है, मुहाने के निकट जहां नदी का वेग काफ़ी कम हो जाता है, शीर्ष क्षेत्र के निकट है। घाटी के निम्नलिखित में से किस भाग में नदी के गुम्फित जलमार्ग से होकर प्रभावित होने की संभावना है। तो यहाँ पर मुहाने के निकट जहाँ नदी का वेग काफ़ी कम हो जाता है, वहाँ नदी के बीच में गुम्फित होने का मार्ग जो है वो बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन संख्या 26 है, महासागरों में ताप प्रवणता परत, थर्मोक्लाइन लेयर का मुख्य अभिलक्षण क्या है। यह जल के सबसे उष्ण परत होती है जिसमें तापमान सभी गहराइयों पर लगभग एक समान होता है। इस परत में गहराई बढ़ने के साथ में तापमान बढ़ता है। इस परत में तापमान कम होता है परंतु गहराई के साथ ये बढ़ता नहीं है। इस परत में तापमान गहराई के साथ तेजी से क्या होता है, गिरता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। इस परत में तापमान बढ़ने के साथ में तेजी से क्या होता है, इस परत में गहराई बढ़ने के साथ में तापमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27, सागरीय जल में लवणता की मात्रा का सही क्रम क्या है। सागरीय जल में लवणता का सही क्रम क्या होगा। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट क्लोराइड। तो यानी कि यहाँ पे ये तो इसका एक ही राइट होने वाला है,
यही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो कितना पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड लगभग 77% के आसपास इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो ये लगभग 10% इसमें पाया जाता है, और मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो लगभग 4.7% यहाँ पर पाया जाता है। और सल्फेट की यहाँ पे बात करें, कैल्शियम सल्फेट की यहाँ पे बात करें तो लगभग 3.6% जो है यहाँ पे क्या पाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चनों को यहाँ पर हम समापन देंगे, और मैं आपको बता दूँ ये क्लास स्पेशल रूप से अभी हम ज्योग्राफी के ऊपर बात कर रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट यूजीसी नेट, केवीएस, DSSB आदि के लिए। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्लास की PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम जो चैनल है बागड़ी सर RS के नाम से, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, बागड़ी सर RS के नाम से। और जल्दी हम एक टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन के माध्यम से और एक बुक आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाले हैं। तो जुड़े रहेगा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।